आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देख लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप थे। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन के फिर 2 टाइप थे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। अब टेट्राहेड्रल जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता, केवल कौन सा देता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्क्वायर प्लेनर जो होता है जो ऑप्टिकल नहीं देता है और ज्योमेट्रिकल देता है। ठीक है, इसके अलावा बात थी ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, अब आज हम चर्चा करने वाले हैं इसका एक दूसरा टाइप। आइसोमेरिज्म के 2 बड़े मेजर टाइप्स थे, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने देख लिया। अब इसके सेकंड जो वेरिएंट है उस पे आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है? एन आइसोमर इन विच मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स। जिसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपका क्या है, सेम है, लेकिन उसका जो अंदर बॉन्डिंग का तरीका है वो डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे CH3CH2OH लिखता हूं। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे पास में एक और है CH3OCH3। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं फार्मूला देखता हूं तो इसके अंदर मेरे को 2 कार्बन मिलते हैं और मेरे को कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, 6 हाइड्रोजन मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन मिलता है। दोनों के अंदर सेम है, देखो इसमें भी वही है, इसके भी अंदर वही, लेकिन अंदर का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो दोनों में डिफरेंट है। एक में फंक्शनल ग्रुप OH बन रहा है तो एक में फंक्शनल ग्रुप ईथर है। ठीक है, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, लेकिन अंदर की जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, तो अब इसके कितने वेरिएंट हैं वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मोटे तौर पे 4 टाइप के बता रखे हैं हमारे अंदर। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। बड़ा ही सिंपल है ये। द आइसोमर्स formed when ambidentate ligand used different coordinating atom sites for binding metal ions। तो ये सीधा रिलेटेड है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो थे जिसमें एक लिगेंड के दोनों साइड से लिंकेज के ऑप्शन अवेलेबल थी। एक ऐसा लिगेंड जिसके दोनों साइड अवेलेबल हैं सेंट्रल मेटल से बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या है, कोई सा भी साइड चूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए। तो इस कंडीशन में जब वो अलग अलग साइड को चूज करता है तो अलग अलग टाइप के अपने क्या बनते हैं, आइसोमर बनते हैं। मतलब जो आइसोमर बन रहे हैं वो एक तरह से पूरी तरह से केमिकली डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब उसका नेचर पूरी तरह से अलग है। ठीक है, उसका कलर अलग हो सकता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। ठीक है, बल्कि दिखाई तो जैसे एक जैसा ही दिखाई देगा बाहर से, लेकिन अंदर से अलग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं CONH3 का होल 5 Na2Cl2। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे NO2 जो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर है या कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी वैलेंसी से फुलफिल कर सकते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन भी कहलाता है, सब इसी के नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब N से जुड़ता है, NO2 के पास में क्या 2 अवेलेबिलिटी है, 2 साइड से है। कौन कौन सी, एक तो वो N से जुड़ सकता है और दूसरा ऑप्शन है वो ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसके पास में 2 साइड्स अवेलेबल हैं सेंट्रल मेटल से जुड़ने के लिए, और जिस साइड से वो जुड़ेगा उसके आधार पे उसका नामकरण होगा। ठीक है, जब NO2 की बात करते हैं, जब वो N से जुड़ रहा है जिसका नाम लिखा गया है नाइट्रोपेंटाएमीन। नाइट्रो तो ये हो गया 5 एमीन हो गए, पेंटाएमीन हो गया,
कोबाल्ट ये हो गया, कोबाल्ट के ऊपर थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, और इसको बोलेंगे आयन, क्योंकि ये आयन है, ठीक है, ये साल्ट नहीं है, बकायदा एक आयन है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसी प्रकार से जब इस साइड को देखते हैं हम, तो जब इसका दूसरा वेरिएंट देखते हैं या सेकंड आइसोमर देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एन से नहीं जुड़ करके ओ से जुड़ गया। जब ओ से जुड़ा है तो इसका नाम बदल गया है, अब इसको नाइट्राइटो बोला गया। क्या कहा गया? नाइट्राइटो। पीछे वाला पार्ट सेम रहेगा, पेंटामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, लेकिन जो ये इसी में डिफरेंस आ रहा है, नाइट्रो नाइट्राइटो, और यही लिगेंड जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और यही लिंकेज में डिफरेंस कर रहा है। इसमें लिंकेज अलग हो रहा है, इसमें लिंकेज अलग हो रहा है, और इस कारण से ये दोनों आइसोमर लिंकेज आइसोमर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। बाकी फार्मूला तो बाहर से देखने पर दोनों का एक जैसा ही नजर आएगा। इसको भी NO2 बोल रहे हैं, ये ONO का मतलब नहीं, ये NO2 ही है। देखो एक N और 2 ऑक्सीजन, इसको इसी तरह से दिखाया जाता है। मतलब बाहर से दिखने पर तो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे जुड़वा भाई जो होते हैं वो बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। उसको कुछ और पसंद होता है, उसको कुछ अलग अलग पसंद होता है। तो अंदर वाला पार्ट जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी मान सकते हैं, बाहर वाला तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। चलो रिकॉल, ये जो लिगेंड्स देख रहे हो आप, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, CN, NO2, SCN, लिगेंड्स दैट कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट साइट प्रेजेंट इन। तो यहां पर NC देखो, N से भी जुड़ सकता है, C से भी जुड़, NO2 देखो, N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है। ये हमने देख लिया था। हाँ, अब देखो, ये सबसे पहले किसने, जॉक्सन नामक एक वैज्ञानिक था, ऑब्जर्व दैट टू डिफरेंट कलर ऑफ टू आइसोमर। अब ये बाहर से तो एक ही कंपाउंड दिख रहा है, लेकिन इसको देखा गया कि अंदर से कंपाउंड तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके कलर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक येलो कलर का दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है। अंदर एलिमेंट को डिटेक्ट किया गया, वही एलिमेंट आए, सब बाहर से फार्मूला भी ऐसा, सब कुछ एक जैसा। फिर अंदर से साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया कि यार ये येलो कलर का, ये रेड कलर का ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, कलर तो दोनों का सेम होना चाहिए, जब कुछ सेम है तो। फिर पता चला अंदर कुछ इस तरह की बॉन्डिंग है, इसमें N से जुड़ रहा है, इसमें O से जुड़ रहा है, इसी कारण से ये दोनों अलग अलग नेचर के कंपाउंड हो गए। एक येलो कंपाउंड है, एक आपका क्या है, ऑरेंज या रेड टाइप का है। आप देख सकते हो यहाँ पे N से जुड़ रहा है, और यहाँ पे कैसे जुड़ रहा है, O से जुड़ रहा है, बाकी सब सेम है। लिंकेज आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट एग्जांपल है SCN, ठीक है। SCN को देखोगे तो यहाँ पे S से जुड़ रहा है, यहाँ पे N से जुड़ रहा है, ठीक है। ये हेड वाला एज हो गया, और ये कौन सा हो गया, इसके टेल वाला एज, ठीक है। दोनों साइड से अवेलेबिलिटी थी, दोनों साइड से। यहां पर जब इसको बॉन्ड बनाना है तो इसको टूटना पड़ेगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म में था, जब इसको बॉन्ड बनाना है इसको टूटना पड़ेगा, तो इसका चार्ज रहेगा वो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। बाय द वे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना देंगे। नेक्स्ट, ये बात हुई थी हमारे लिंकेज आइसोमरिज्म की, बहुत ही इजी है, बस लिंक किस साइड से कर रहा है इतना ध्यान रखना है। जिस साइड से लिंक करेगा उसी के बेस पे आपके आइसोमर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इट अराइजेस ड्यू टू एन इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटाइटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है तो उसके पास में दो एंटाइटी होते हैं, एक पॉजिटिव एंटाइटी और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम सामान्यतः पॉजिटिव है, और एक को जो है उसको काउंटर आयन नाम देते हैं, लेकिन अभी हम दोनों को पॉजिटिव एंटाइटी और नेगेटिव एंटाइटी कहते हैं। कैटायनिक एंटाइटी और एनायनिक एंटाइटी भी कह सकते हैं, वो सेम में है, ठीक है। अब उनके अंदर क्या है कि दोनों के अंदर लिगेंड जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव या कैटायनिक एंटाइटी, ये एनायनिक एंटाइटी, ठीक है। ये पूरा एक साल्ट है,
कोऑर्डिनेशन साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये अकेला क्या है, आयन है, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। ये भी क्या है, आयन है, इसको भी कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स केटायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, और ये दोनों को कंबाइंड रूप से कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर के लिगेंड को देखोगे तो ये लिगेंड क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिगेंड को हम क्या मान रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से फुलफिल होते हैं। लिगेंड जो है अंदर मेटल आयन से कोऑर्डिनेशन नंबर से फुलफिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो NH3 था पीटी के साथ में, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। मतलब आपके जो लिगेंड थे वो इन्होंने बदल गए आपस में। यहाँ पे कॉपर के साथ में NH3 आ गया, जबकि यहाँ पे कॉपर के साथ में क्लोरीन था। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कौन सी साइड पे हो रहा है, तो वो हो रहा है लिगेंड की साइड पे। और लिगेंड हमारे आपको किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड। इसलिए इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है। ठीक है। और दोनों अलग अलग कंपाउंड कहे जाएंगे, दोनों का नेचर अलग अलग होगा। ठीक है। लेकिन फार्मूला और उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो सेम है। इसके अंदर भी प्लेटिनम है, एक प्लेटिनम रहेगा, एक कॉपर रहेगा, 4 अमोनिया रहेंगे, 4 क्लोरीन रहेंगे। एलिमेंट तो सेम रहेंगे, लेकिन अंदर की जो अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है, वो बदल गया है। और इसी कारण से दो अलग अलग कंपाउंड मिले और दोनों आइसोमर कहलाते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब ये कुछ इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। ये एक ही साल्ट है, ये प्लस माइनस एक साल्ट है। अब इन दोनों के लिगेंड को इंटरचेंज किया जा रहा है। ये क्लोरीन वाले इसमें से माना कि 2 चेंज कर दो, NH3 वाले 2 हटा दिए, सॉरी एक NH3 हटा दिया और एक क्लोरीन को इधर ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3 NH3, और वो जो यहाँ से NH3 हटा वो यहाँ पे चला गया और यहाँ वाला क्लोरीन इधर आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोमर हो गए। हाँ, एक एक लिगेंड को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चारों 4 भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों मिलाकर के एक साल्ट है, ये प्लस और माइनस मिलाकर के एक साल्ट है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, मतलब ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का इस कंपाउंड के साथ में आइसोमेरिज्म है। ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इसका नेचर अलग है। ये येलो कलर का होगा, ये रेड कलर का हो सकता है। ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हुआ है, यहाँ पर भी इसको निकालना पड़ेगा कितना निकल के आ रहा है। ठीक है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे अमोनिया तो 0 होता है, तो प्लेटिनम का यहाँ पे -1 है, प्लेटिनम +2 में है। हाँ बिल्कुल सही है, +2 में से -1 गया, +1 आ गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका 3 क्लोरीन था, +2 ये था, -1 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लस माइनस इसी तरह से अंदर की व्यवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेट चार्ज डेवलप होगा। पहली बार में हमारा एक लिगेंड ने इंटरचेंज किया, उसके बाद भी स्थिति बदल चुकी है, चाहे तो चारों 4 भी चेंज हो सकते हैं। पहला चेंज किया, अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अब की बार क्या किया इन्होंने, वही है, हाँ यहाँ पे दो हो गए, देखो 2 क्लोरीन आ गए और 2 अमोनिया चले गए, 2 ने इंटरचेंज किया। अब यहाँ पर जो वैलेंसी आ रही है वो 0 आ रही है। क्यों 0 आ रही है, क्योंकि +2 था, -2 से बैलेंस हो गया, 0 0। ठीक है। थर्ड सिनेरियो देखो, 3 कर दिए, पहले 1 किया था, फिर 2 किए, फिर 3 किए, 3 किए तो अंदर प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट बच गया, चारों 4 कर देगा, चारों 4 कर देगा। ठीक है। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बने, 4। जरा गिनो तो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट था, पहला दूसरा, पहला दूसरा, फिर हो गया तीसरा चौथा, और फिर हो गया हमारा ये 5वां, और हमारा उत्तर आ रहा है 4। सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है कि सर 5 की जगह 4 क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया करो। ठीक है, जवाब अभी आने वाला है। ठीक है। अब ये जो सवाल आपके अंदर आ रहा है कि सर 5 की जगह 4 क्यों लिखे गए हैं, जो कि बने तो 5 हैं और 5 कंपाउंड है।
दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो आपने ये वाला देखा था इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कंसिडर्ड नहीं किया जाता। सर क्यों नहीं किया जाता? तो जो दो वाला देख रहे थे दोनों आपस में इंटरचेंज किया था वो वाला, ठीक है, तो क्यों नहीं चेंज किया जाए? क्योंकि इसके ऊपर जीरो चार्ज है, मतलब ये साल्ट नहीं बन रहा है। प्लस माइनस होता तो आपस में जुड़ते, ये तो जीरो हो गया तो ये फ्रीली मूव करेगा। ये अलग कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया पूरा, ये पूरा अलग कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया, दोनों फ्री में मस्ती से घूमेंगे, दोनों जुड़ करके नहीं रहेंगे, दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी, समझे? तो ये आपका इसमें कंसिडर नहीं हो गया, तो आपने मान लिया। अब कितने बचे? 4, ठीक है। अब यहां पर किस तरह से चेंज हो रहा है ये बताया गया है। NH3 को इधर लाया गया है, क्लोरीन को इधर लाया गया है और इस तरह से इन्होंने चेंज किया है। पॉइंट टू रिमेंबर, जो याद रखने वाली बात है, इफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बिकम्स न्यूट्रल मतलब जीरो, then it will not be considered as a coordination complex and will exist as a free entity in the solution। वो free entity के रूप में अंदर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा। जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर का पार्ट भी नहीं कहलाएगा, तो 4 ही कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, CONH3 का होल 6, COCN का होल 6। अब ये कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन में अंदर के जो लिगेंड हैं उन टाइटी उनके अंदर ही चेंजेस होगा। NH3CH3 था, यहाँ पे CN के साथ 6 थे, क्रोमियम के साथ में CN जुड़ा था, यहाँ पे क्रोमियम के साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ा था, यहाँ कोबाल्ट के साथ में CN जुड़ रहा है। अब आप देखो तो इसके अंदर एलिमेंट तो सेम ही है। एलिमेंट कौन से? कोबाल्ट है, क्रोमियम है, CN है और NH3, और उनकी संख्या भी सेम है। एक कोबाल्ट है, एक क्रोमियम है, 6 अमोनिया है, 6 CN, फिर भी दोनों अलग अलग है। किस आधार पे? जुड़ने की व्यवस्था के आधार, इसमें अलग तरीके से जुड़ रहे हैं, इसमें अलग तरीके, और ये आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है, क्योंकि यहां पर जो लेना देना है वो लिगेंड के जगह पे लेना देना है, और लिगेंड का लेना देना कोऑर्डिनेशन नंबर से, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर कंसीडर किया है। अब धीरे धीरे जहां 6 थे वहां पे एक एक करके चेंज भी कर सकते हैं, 6 भी एक साथ हो सकते हैं, एक एक भी हो सकता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे 6 NH3 है, इधर आपके CN है 6 है। अब मैंने क्रोमियम की जगह पे मैंने 6 क्या कर दिए? अमोनिया कर दिए। 6 CN थे पहले क्रोमियम की जगह के, अब 6 क्या हो गए? आपके NH3 हो गए, और कोबाल्ट की जगह पे क्या हो गए? 6 CN हो गए, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में लिगेंड एक्सचेंज कर दिए, तो पहला दूसरा आइसोमेरिज्म हो गया। अब यही क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसके टोटल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? तो अभी हमने कितने देखे? ये रहे 2 दिख रहे हैं, ये 2 है, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसके अंदर कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। हाँ ये दोनों हाँ यहाँ पे तो आपके 2 बने, ठीक है। चलो इसके बनाने हैं अपने को क्वेश्चन के, तो ये तुम्हारे पास में तुम्हारे नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनाओ। तो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं? CO को NO3 के 6 कर दो, और यहाँ पे हमने कर दिया CO के 6, ये +3 ये -3। क्या ये यही तो नहीं है? वापिस से इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस है। चलो इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं। क्या दोनों सेम नजर नहीं आ रहे आपको? तो देखो ना, इसके ऊपर CONH3 के ऊपर +3 है, यहाँ पे भी CONH3 के प्लस, बस प्लस माइनस को आगे पीछे लिख दिया तुम्हें। तो ये दोनों तो आइसोमर थोड़ी हुए, आइसोमर हुए क्या? कोई तरीके का चेंज नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर मेटल सेम है, और मेटल सेम है, तुम लिगेंड को चेंज करोगे तो वो मेटल तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। अब हम अगर इसमें
6 की जगह क्या कर देते हैं, 5 कर देते, हमने इधर कर दिए 5, और एक भाई साहब इसका ले लिया NO3 का, ऐसे हो सकता है। और यहां पर हमारे हो गए CONO3 का होल 5, और यहां पे हमारे हो गए NH3। संभव है? अब देखो अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे NH3 के 5 हैं, यहाँ पे NO3 के 5, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब दूसरा, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे चलते, अब यहाँ पे एक था तो अब क्या करेंगे, 2 कर देंगे। इस तरह से आपको बनाने आना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हो। यहाँ पे CONO3 का होल 4 और NH3 का होल 2, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बन गया। ओ तो मतलब अपन आंसर पे तो आ गए हैं, मतलब ये यूं कहना चाहता है कि इसके आगे संभव नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं संभव है कि नहीं है। तो हमने 3 तो डिस्कवर कर लिए, चलो चौथे की तरफ जाते हैं। चौथे की तरफ जाएं तो CONH3 का होल थ्राइस कर दें, इसको NO3 का होल थ्राइस, क्या होता है जरा देखते हैं, NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब NO3 के ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर +3 चार्ज, +3 -3, उत्तर कितना आएगा, 0। यहां पे भी +3 -3 0, मतलब ये आपका कंसिडर्ड नहीं होता है। तो यहां एक तो खत्म हो गया। अब आगे वाले में और चलते हैं, समझ में आ गई बात, क्योंकि NO3 के ऊपर -1 चार्ज है, इसके 3 हैं लिगेंड, और कोबाल्ट के ऊपर +3 होता है, +3 -3 नेट 0, 0 होते ही ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता ही नहीं। चलो तो आगे देखते हैं, कितने तक हो गया, 3 तक। अब मैं 4 कर देता हूं इसको, NH3 4 NO2 2, सही है। ये वापिस वही आ गया, इसका मतलब 5वें नंबर पे जो तुम आइसोमर बनाने जा रहे हो तो 4 करके, तो वो वापिस रिपीट हो गया पहले वाला। फिर 6ठे नंबर पे जाओगे तो वही आ जाएगा NH3 5 वाला और NO2, ये वापिस से आ गया, मतलब वो वापिस से चेन दोबारा आ रही है। इसलिए कुल मिला के कितने बनेंगे, 3, क्योंकि ये दोनों साइड में कोबाल्ट एक जैसा है, इसलिए मेटल सेम है, इसलिए वही वाला वापिस रिपीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो कितने आइसोमर बन रहे हैं आपके, 3। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप घर पे करोगे, ठीक है। चलो ये मैं आपको भेज दूंगा फोटो, ठीक है, 4 घर पे करना, ठीक है। ये भी आपको घर पे करना है, इसके 2 होते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो, उतार लो, 2 सेकंड में लगेगा। हो गया। आप एक एक करके सबका बनाना, फिर बाद में देखना कि वो किन किसी से मैच कर जाएगा, ठीक है। जब वो मैच कर जाएगा तो उसको काट देना, ठीक है। एक बार स्टेप बाय स्टेप ही चलना। हो गया। देखो ये वाला है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे करना है। यहाँ पे देख रहे हो आपने 4 यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो आप क्या करोगे, 4 से ही शुरुआत कर दो, दोनों का 4 चेंज कर दो, या फिर एक एक चेंज करो।
अब यहाँ पे 4 है तो अपन क्या करते हैं, पहले 3 करते हैं और इस Cl को इधर ले लेते हैं। ठीक है, अपन पहला वेरिएंट बना रहे हैं PtCl का 3 और यहाँ पे हमने जोड़ दिया NH3। ठीक है, सेकंड वेरिएंट बनाते हैं PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ पे भी बन जाएगा PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। थर्ड PtNH3 का 1 और ये हो गया हमारा Cl3। यहाँ पे बन गया Pt का Cl1 NH3 का होल थ्राइस और लास्ट में बन जाएंगे चारों चार। यहाँ पे Cl4 PtCl4 और यहाँ पे Pt का NH3 का होल 4। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी क्यों है? तो ये देखो, ये वाला तो वही है वापिस, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों तो सेम हो गए। ये PtNH3Cl वाला है, ये किसी से मैच कर रहा है क्या? किससे मैच कर रहा है? थर्ड वाले से। देखो PtCl NH3 का 3, बस आगे पीछे लिखा है वही मतलब है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों, तो ये बच गया आपका, एक ये है और एक ये है, दो ही बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टाइटल कौन सा है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या दोनों समझ में आ गए बढ़िया से? कौन कौन से पढ़े? कोऑर्डिनेशन। थर्ड हमारा टाइप है आयोनाइजेशन। It arises when counter ion in a complex salt itself is a potential ligand. So it can displace an actual ligand which can then become a counter ion. ये कहना चाहता है कि जो काउंटर आयन होता है वो एक खुद का पोटेंशियल लिगेंड है। वो क्या करता है? अंदर जा सकता है। कहाँ पे? एंटाइटी के अंदर। कौन सी एंटाइटी? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर। और वहां पे जो लिगेंड है उसके साथ में क्या कर सकता है? इंटरचेंज हो सकता है। और जो कोऑर्डिनेशन लिगेंड बाहर आया वो क्या बन सकता है? काउंटर आयन बन सकता है। विच कैन देन बिकम अ काउंटर आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से लिगेंड बाहर आ रहा है वो क्या बन सकता है? काउंटर आयन बन सकता है। और जो बाहर था वो अंदर जाकर के कोऑर्डिनेशन लिगेंड बन सकता है, कोऑर्डिनेट लिगेंड बन सकता है। ये बात बताना चाहते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सामान्य तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं तो कोई कंपाउंड जब किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो कितने आयोनाइजेबल पार्टिकल देता है, कौन कौन से आयोनाइजेबल पार्टिकल देता है, उसके आधार पे उसमें डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये आयन आयोनाइज दे रहा है, यहाँ पे ये आयन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जो हिस्सा बन जाता है वो तो सेपरेट नहीं होता, वो पूरी यूनिटी में रहता है। तो काउंटर आयन ही डिफरेंस कर रहा है दोनों में। तो हमारे पास में दो साल्ट है तो इसके अंदर कौन सा आयन आयोनाइजेबल हो रहा है और सेकंड वाले में कौन सा आयन आयोनाइजेबल होना है, उन दोनों के आधार पे हम आसानी से दोनों में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आयोनाइजेबल आइसोमर। चलो देखते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। एग्जांपल को देखो, PtNH3 का होल थ्राइस Br और काउंटर आयन में NO2। ठीक है, अब NO2 क्या इंटरचेंज हो रहा है? ये एंटाइटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और एंटाइटी वाला जो कोऑर्डिनेट लिगेंड है वो बाहर आ रहा है। तो एंटाइटी वाला बाहर आकर के क्या बन गया? काउंटर आयन बन गया और ये भाई साहब अंदर चले गए। ठीक है, तो आपको ये दोनों आपस में जो मिल रहे हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं? आयोनाइजेबल आइसोमर कहलाते हैं। आयोनाइजेबल आइसोमर। ठीक है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है और इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो कहलाते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात काउंटर आयन का लेना देना रहेगा क्योंकि काउंटर आयन ही क्या है? आयोनाइज होता है। काउंटर आयन आयोनाइज होता है। कॉम्प्लेक्स वाला लिगेंड आयन है वो आयोनाइज नहीं होता, वो तो पूरी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी से टाइटली बॉन्ड रहता है, वो पूरा एक ग्रुप का हिस्सा है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे इंटरफेरेंस काउंटर आयन पे हो रहा है। सेम नया एग्जांपल BrSO4 SO4 बाहर आ गया, Br अंदर चला गया।
तो यहाँ पे देखो आयोनाइजेबल पार्टिकल कौन है, Br, यहाँ पे आयोनाइजेबल पार्टिकल कौन है, SO4, इसलिए ये दोनों क्या है, आइसोमर है, दोनों सेपरेट सेपरेट कंपाउंड है, दोनों सेपरेट, दोनों का नेचर अलग अलग है। बाकी फार्मूले में इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी एक Br है, इसमें भी एक Br है, इसमें भी एक सल्फेट है, इसमें भी एक सल्फेट है, इसमें एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट है, 5 एमीन इधर है, 5 एमीन इधर है, फिर भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है। Ionization isomerism. It arises when counter ion in a complex salt itself is a potential ligand. वही चीज वापिस बताया जा रहा है। Not ionization isomer produce different ion. बिल्कुल सही बात है, जो ionization isomers है वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट करेंगे क्योंकि दोनों में काउंटर आयन चेंज हो गया है, ठीक है। जहां पे यहाँ पे Br दे रहा है, पानी में जाने पर ये क्या दे रहा है, Br माइनस दे रहा है, वहीं पे यहाँ पर ये क्या दे रहा है, सल्फेट दे रहा है, तो इसका कलर रेड आ रहा है, इसका कलर क्या आ रहा है, वोलेंट आ रहा है, दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि ये Br माइनस दे रहा है, ये सल्फेट दे रहा है, दोनों के अंदर आयन अलग अलग है, दोनों का कंपाउंड अलग अलग हो गया। तो बड़ा इजी था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बस इतनी सी बात थी। काउंटर आयन पे इंटरफेरेंस होगा, काउंटर आयन क्या देता है, आयन देता है, और वही आयन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस का कारण बनता है, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं आयन से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट हमारा जिसके अंदर किसी सॉल्यूट को डाला जाता है, जैसे पानी है, नमक है, तो नमक क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो हम हमेशा एक जनरली दिमाग में बात रखते हैं कि सॉल्वेंट मतलब वाटर, ऐसा कोई नहीं, सॉल्वेंट दूसरे लिक्विड भी हो सकते हैं, अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल में भी कोई चीज घुल सकती है, ऑयल भी हो सकता है, आपका दूसरा कोई लिक्विड हो तो वो भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, वो कोई सा भी ऑर्गेनिक हो वो आपका सॉल्वेंट बन सकता है। तो सॉल्वेंट आइसोमर दैट डिफर्स विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट लिगैंड मॉलिक्यूल। अब आपको कहां पे फोकस करना है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो किस तरह से बिहेव करेंगे, लिगैंड की तरह बिहेव करेंगे, एज वेल एज काउंटर आयन। तो आपका सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर में जा रहा है या काउंटर नंबर में जा रहा है, उस आधार पे उनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और जब डिफरेंस हो जाएगा तो दो अलग अलग टाइप के आइसोमर बनेंगे या दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे, और दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारे को सॉल्वेंट के तौर पर एक अमोनिया दे रखा है और एक वाटर दे रखा है। हम जनरली वाटर के साथ काफी फेमिलियर है, अमोनिया के साथ में उतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन होता है, दोनों ही सॉल्वेंट है। When water is present as a solvent, then solvent isomerism is known as hydrated isomerism. एक दूसरा आइसोमेरिज्म आ गया, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो ये एक तरह से सॉल्वेंट का ही नाम है। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में सारे सॉल्वेंट कंसीडर होते हैं, लेकिन जब हाइड्रेटेड की बात कर दी तो वो स्पेसिफाई हो गया कि वो केवल वाटर के लिए बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वाटर। और सॉल्वेंट की बात करो तो दोनों। अगर मैं बोलूं कि किसी के अंदर हाइड्रेटेड दे रखा है तो उसके अंदर दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या ये सॉल्वेंट है, बिल्कुल सॉल्वेंट भी है, हाइड्रेटेड है, हाँ बिल्कुल, तो दो क्वेश्चनों को ये जवाब सही बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक क्रोमियम, 3 क्लोरीन और 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारे पास में एलिमेंट है। अभी एक अंदर बॉन्डिंग की व्यवस्था नहीं बता रखी है, मतलब ये अंदर किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अंदर जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक क्रोमियम, 3 क्लोरीन और 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस तरह से व्यवस्था होती है कि 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में चले जाते हैं, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर चले जाते हैं या सेकेंडरी वैल्यूज को फुलफिल करते हैं। तो 3 क्लोरीन कहा जा रहे हैं काउंटर आयन, ठीक है। तो यहां पर एक नया कंपाउंड है, ये कंपाउंड दूसरा है जिसका कलर कैसा है, वॉयलेट। ये कंपाउंड कौन सा है, वॉयलेट कलर का। कौन सी कंडीशन में, जब 6 वाटर मॉलिक्यूल कहां पे होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर। 6 वाटर मॉलिक्यूल कहां है, ब्रैकेट्स के अंदर, ऐसे मान लो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो देखो, अब हमने क्या कर दिया, 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और थर्ड केस में हमारे पास में 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है।
मतलब तीनों सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों सिनेरियो डिफरेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, 6 के 6 ही रह रहे हैं, लेकिन वो 5 इधर थे, एक बाहर आ गया। यहाँ पे 4 अंदर हैं और 2 बाहर आ गए। संख्या में कोई फेर फेर नहीं हो रहा है, 6 के 6 ही रह रहे हैं सब में। क्रोमियम 1 का 1 ही है, वाटर मॉलिक्यूल 6 के 6 है, क्लोरीन 3 के 3 है, बस उनकी लोकेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे 6 और 6 अंदर थे, यहाँ पे 5 अंदर है, 1 बाहर है। क्लोरीन 2 बाहर है, 1 अंदर। उसी प्रकार से चौथे में 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर हैं, 2 बाहर हो। क्लोरीन 1 अंदर है, 2 इनसाइड हो गए, 1 बाहर हो गया और 2 इनसाइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड हमको नजर आ रहे हैं, और ये तीनों क्या कहलाएंगे? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्यों हाइड्रेटेड? क्योंकि इसमें वाटर को फोकस किया गया है, वाटर को फोकस किया गया है, इसलिए ये हाइड्रेटेड क्या है आपके आइसो। अब ये मानते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अब इसके अंदर दूसरे आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं, मल्टीपल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। हाइड्रेटेड है, बिल्कुल सही बात। सॉल्वेंट है, हाँ है, सॉल्वेंट भी है, क्योंकि हाइड्रेटेड एक सॉल्वेंट भी है। तीसरा आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन देखो, क्योंकि आयंस भी दोनों में अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे 3 क्लोरीन बन रहे थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन बन रहे हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन बन रहा है, तो आयन भी अलग अलग बन रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन भी है। मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, या एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो आप केवल एक के ऊपर, अगर आपके क्वेश्चन में आया गया कि इसमें से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल को टिक कीजिए, और इसमें से कोई एक दे दिया, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। आपको हाइड्रेटेड का बोला तो भी राइट करोगे, स्ट्रक्चर का बोला तो भी राइट करोगे, ठीक है। नॉट सॉल्वेंट एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आर काइंड ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेर, बिल्कुल सही बात। सॉल्वेंट भी और हाइड्रेटेड भी दोनों किस में कंसिडर की जा सकती है? आयोनाइजेशन में कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। हाउ आर द बिलो कंपाउंड्स रिलेटेड? ये कंपाउंड किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें किस तरीके का आइसोमेरिज्म है या किस टाइप की व्यवस्था है, तो आप बताओ इसमें किस टाइप का है? बताओ। NH3 आपका सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट भी है और आयोनाइजेशन भी है, क्योंकि इसमें आयन अलग बन रहे हैं, इसमें आयन अलग बन रहे हैं, आयोनाइजेशन हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइसोमेरिज्म है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये लास्ट वाला है, ठीक है, फाइनल। A special case of coordination isomerism but not a true isomerism। ये तो इस तरह से तो इसको आइसोमेरिज्म में कंसिडर ही नहीं किया गया है, ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं। ट्रू आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मतलब अंदर जो एलिमेंट है वो सेम के सेम रहने चाहिए। मतलब अगर एक मेटल क्रोमियम का तो एक ही होना चाहिए, 2 साइनाइड के लिगेंड है तो दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए, और 2 क्लोरीन होने चाहिए तो उसमें भी 2 क्लोरीन। बस अंदर क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है और उनकी संख्या है वो दोनों में सेम ही होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। वो तो आपकी क्या होगी? ट्रू आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होंगे, केवल अंदर की जुड़ने की व्यवस्था बदल रही है, लेकिन इसको ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं कह रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि आप जो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहे हो वही सही नहीं ले रहे हो, वही डिफरेंस है। जब वही डिफरेंस है तो फिर वो ट्रू आइसोमेरिज्म हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम स्टार्ट में ही बदला हुआ ले रहे हो तो फिर बदला हुआ मिलना ही मिलना है वो तो, क्योंकि नंबर ही अलग अलग है। इन विच कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग है तो कंपाउंड तो अलग होना ही होना है, ठीक है। फिर भी दिखाई थोड़ा सा सेम सेम दिखता है, फिर भी दिखाई कैसा देता है? थोड़ा सा सिमिलर दिखता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे देखो, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 एंड PtNH3 का होल 4 PtCl4। यहाँ पे प्लेटिनम तो है, बराबर है, लेकिन आप देखो NH3 2 है, यहाँ पे NH3 4 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 4 है, मतलब नंबर बदल गए। जब नंबर बदल गए तो सीधी सी बात है मॉलिक्यूल तो बदल ही जाएगा, संख्या बदल चुकी है, लेकिन आपको दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें भी Pt है, NH3 है और Cl है, इसमें भी Pt है, NH3 और Cl है।
हाँ, पीटी भी इसमें 2 है। लेकिन पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब संख्या का बढ़ना, वही मतलब होता है। एथीन होता है तो पॉलीथीन बना, तो एथीन को बार बार रिपीट करो, वही यूनिट रिपीट होती है। एथीन 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 बार बार रिपीट होगी तो पॉलीथीन बन गया। ऐसे कैसे? यहाँ पे ये जो यूनिट है वो रिपीट हो रही है। जो प्लेटिनम 1 था, अब कितना हो गया? 2। NH3 कितना था? 2, कितना हो गया? 4। क्लोरीन कितना था? 2, कितना हो गया? 4। मतलब ये क्या हो गई? जो यूनिट थी वो रिपीट हो रही है। वो यूनिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, या एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब यहां पर भी देखो, एक प्लेटिनम था, यहाँ पे 2 प्लेटिनम हो गए। एक NH3 था, यहाँ पे 3 NH3 हो गए। यहाँ पे 3 Cl थे, यहाँ पे 4 Cl हो गए। तो मतलब आपका नंबर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं यहाँ पे आंसर को हाइड कर लेता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर दो। CrH2 का होल 4 ClNO2 Cl, ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? इसका आइसोमर कौन सा होगा? आयोनाइजेशन आइसोमर आर द कॉम्प्लेक्स दैट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। ये तो आंसर लिखा हुआ है। हाँ, द आयोनाइजेशन आइसोमर बताओ इसका, इधर पढ़ना नहीं है तुम्हें। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर, तो आयोनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा? आयंस बदलेंगे, आयंस बदलने हैं, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेट लिगेंड आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। चेंज होंगे ना, तो करो चेंज। ये तो ये क्लोरीन अंदर जाएगा और NO2, तो यहां वाला बिल्कुल सही है ना? क्लोरीन बाहर आ गया। क्लोरीन बाहर आया नहीं, क्लोरीन तो बाहर का बाहर ही था, पहले भी बाहर था, अभी भी बाहर है। सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, फिर से क्लोरीन बाहर आ गया, पहले भी बाहर था, अभी भी बाहर, तो ये भी कोई दिक्कत है नहीं। चौथे वाले में देखो H2O बाहर आया, लेकिन क्लोरीन का कोई देना नहीं, एक्सचेंज दिखा नहीं रहा है। ठीक है, क्लोरीन अंदर जाके जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे देखो दूसरे वाले में क्लोरीन अंदर गया, NO2 बाहर आया, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला आंसर था वो सही था। सेकंड वाला आंसर सही है, आयोनाइजेशन वाला। और कोई क्यूरियोसिटी है तुम्हारे अंदर, कोई ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो पूछो। इस चौथे वाले में बोलोगे तो सर वो जो अंदर गया वो अंदर ही रह गया। ठीक है, और उसकी जगह पे आपके क्या निकला है? H2O निकला है। ठीक है, और H2O जो है वो आयन नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऐसे भी गलत है, और आयन भी नहीं रहने का, ये तो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्लोरीन एक का एक बाहर ही है। ठीक है, इन्होंने केवल लिंकेज चेंज किया। यहाँ पर भी क्लोरीन एक की जगह 2 हो गए, बाहर आया लेकिन अंदर तो कुछ गया नहीं है। ठीक है, अंदर की व्यवस्था, तो केवल दूसरा ही एग्जाम्पल सेट होता है आयोनाइजेशन के केस में। सही है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर? लिंकेज कौन सा है, सही से बताओ। NCS HCN, NO3 NO3, BrCl, कौन सा है बताओ? B। The B answer is correct, hence option B is the correct। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, N से जुड़ रहा है, यहाँ पे S से जुड़ रहा है, लिंकेज। ये क्या? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटामीन क्रोमियम सेकंड क्लोराइड इज। नाइट्रो और नाइट्राइटो। ठीक है, तुम्हारा फोकस केवल आंसर पे ही रहता है, अपने को सॉल्व करने से मतलब नहीं। चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और टॉपिक के साथ में, जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच